सास बहू का रिश्ता एक जैसा मगर रूप तीन। कामिनी अपने घर के लिविंग रूम में बैठी पुराने एल्बम के पन्ने पलटते हुए अपने बचपन की सहेलियों की तस्वीरें देखकर भावुक हो रही है और अपनी दोनों सहेलियों रागिनी और शालिनी को वीडियो कॉल लगाती है। ये कॉल को कॉन्फ्रेंस पर डाल देती है। थोड़ी देर में रागिनी और शालिनी दोनों कॉल पर कनेक्ट होकर बातें करते हुए। अरे कामिनी, बहुत दिनों बाद आज तुझे हमारी याद आई। दरअसल आज मैं अपने बेटे निखिल की शादी के लिए लड़की देखने जा रही थी। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा कम से कम फोन पर बात ही कर लूं। अरे कामिनी, तूने तो बिल्कुल सही समय पर फोन लगाया है। मैं भी अपने बेटे सूरज के लिए आज ही लड़की देखने जाने की तैयारी कर रही थी। अरे तुम दोनों तो अभी सिर्फ लड़की देखने ही जा रहे हो और कल ही मेरा लड़का राकेश लव मैरिज करके ले आया है। क्या? राकेश की शादी भी हो गई और बहू भी घर पे आ गई? हाँ, वैसे वो लव मैरिज करके लाया है, लेकिन बहू बहुत अच्छी है। अभी अंदर कमरे में आराम कर रही है। जब वो उठेगी तो मैं तुम दोनों को उससे वीडियो कॉल पर मिलवाऊंगी। अच्छा, चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई भाई। अब हम दोनों भी अपने अपने बेटों की शादियां जल्दी से निपटा लेते हैं, फिर हम तीनों एक दूसरे से फुर्सत में मिलेंगे। तीनों सहेलियां हंसते हुए कॉल काट देती हैं। अगले दिन कामिनी अपने पति कमल और बेटे निखिल के साथ लड़की देखने के लिए घर से निकलती है। उधर सेजल की मां कांता सेजल को उसके कमरे में कॉफी लेकर देते हुए। बेटा सेजल, मुझे पता है कि तुझे देखने के लिए लड़के वाले बाहर बैठे हैं, तो तुझे थोड़ी घबराहट हो रही होगी। तू ये गरम कॉफी पी और थोड़ी देर रिलैक्स कर। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। क्या मेरी होने वाली सास भी मेरा इसी तरह ख्याल रखेगी? हाँ बेटा, बिल्कुल रखेगी। अगर तुम अपनी सास को अपनी सगी माँ समझोगी तो सास भी तुमको अपनी बेटी की तरह ही समझेगी। थोड़ी देर बाद सेजल के ससुराल वाले आ जाते हैं। सबको लड़की बहुत पसंद आती है। बातचीत के बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपने कमरे में अपनी सहेली से बातें कर रही है। तभी शालिनी सोफे पर बैठकर अपनी बहू शीतल को आवाज देते हुए। अरे बहू शीतल, शाम हो गई है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बनाकर लाके दे दे। मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी सास को किसी तरह घर में डाल दूं। ऐसा करती हूँ कि अपनी सास से धीरे धीरे बहाने मारकर काम करवाना शुरू करती हूँ। वैसे भी शहर में नौकरानियां बहुत महंगी मिलती हैं, ये बुढ़िया मुफ्त में पूरा काम कर देगी। थोड़ी देर बाद शीतल अपनी सास को चाय देते हुए। माँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। माँ जी, आज अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आज रात का खाना आप खुद ही बना लो ना प्लीज। अरे तेरे पेट में दर्द है? ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तू जाकर आराम कर। आज रात का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। चलो, अच्छा हुआ मेरा आइडिया काम कर गया और मेरा आज का काम तो टल गया। शीतल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। शालिनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद शालिनी का बेटा राकेश ऑफिस से घर वापस आता है। वो किचन में अपनी माँ को खाना बनाते देखकर। अरे माँ, आज आप किचन में खाना बना रही हैं, शीतल कहाँ गई? बेटा, शीतल के पेट में बहुत तेज दर्द है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, ठीक है माँ, मैं देख कर आता हूँ। उधर तीसरी सहेली रागिनी भी अपने पति और बेटे सूरज के साथ लड़की देखने आई है। नीलम थोड़े मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए चाय लेकर आती है। रागिनी नीलम से चाय लेते हुए। ये होने वाली बहू ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इतनी मॉडर्न है ये। अभी मैं इसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक बारी शादी करके मेरे घर आ जाए फिर मैं इसे सब सिखा दूंगी। अच्छा है, मेरी जॉब लगने वाली है, मैं अपनी शादी के बाद अपनी जॉब करूंगी। रिश्ता तय होने के बाद रागिनी और उसके घर वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों सहेलियों के घरों में धूमधाम से शादियां हो जाती हैं। इधर कामिनी के घर में नई बहू सेजल की पहली रसोई है। सेजल सुबह तैयार होकर कामिनी के पास आती है और। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो आज मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए। बेटा, तू जाकर अपनी पसंद का खाना बना ले। सेजल किचन के अंदर जाती है और एग्जॉस्ट फैन की बटन चालू करते हुए अपने आप से। यहाँ तो बहुत गर्मी है और एग्जॉस्ट फैन भी खराब है। तभी कामिनी वहां आकर। अरे बेटा सेजल, तू यहाँ चुपचाप खड़ी होकर क्या सोच रही है? माँ जी, किचन का तो एग्जॉस्ट फैन खराब है। इतनी भयंकर गर्मी में इतना सारा खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात? चल कोई बात नहीं, हम दोनों सास बहू मिलकर फटाफट खाना बना लेते हैं तो जल्दी भी बन जाएगा और तुझे अकेले गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। क्यों रहने दो, ये घर हम दोनों का है तो घर की जिम्मेदारी भी तो हम दोनों की होगी ना।
सेजल अपनी सास का ये प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों सास बहू हंसते खेलते और बातें करते हुए मजे से खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। कमल और निखिल खाना खा। अरे वाह, आज तो खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। हाँ पिताजी, जब सास और बहू दोनों ने मिलकर दिल से खाना बनाया है तो स्वाद तो बढ़ना ही था। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर शीतल वॉशरूम में आकर कपड़े धो रही शालिनी पर चिल्लाते हुए, माँ जी, अभी तक कपड़े नहीं धुले क्या? आप कितना सुस्त काम करती हैं। अभी तो पूरे हॉल की साफ सफाई भी करनी है, आंगन में झाड़ू लगाना बाकी है और दोपहर का खाना भी बनाना बाकी है। बहू, तुझे भी तो इस घर के काम में थोड़ी मदद करवानी चाहिए ना। तू पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। माँ जी देखो, एक बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मुझसे ये झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम नहीं होता। ये सब काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं ये सब नहीं करूँगी। शीतल इतना कहकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शालिनी रोते हुए अपने मन ही मन में सोचती है, आज शाम को बेटा जब ऑफिस से आएगा तो उसे बहू की इस करतूत के बारे में जरूर बताऊंगी। शाम को राकेश ऑफिस से घर लौटता है और सीधे अपने कमरे में जाता है। अरे राकेश, आ गए आप? देखो ना, आज मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी घर का काम पूरा करती हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस घर में एक काम के लिए काम वाली रख ले। लेकिन मैंने आज एक काम वाली से बात की थी, वो महीने के 15,000 रुपए मांग रही है। इतने पैसे? शीतल, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मेरी सैलरी अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं काम वाली का इतना खर्च उठा सकूं। माँ और तुम दोनों मिलकर घर का काम संभाल लो। लेकिन माँ जी सिर्फ मुझे काम करने को कहती है और काम करते हुए ताना मारती है। राकेश गुस्से में अपने कमरे से बाहर हॉल में आता है। तभी शालिनी, बेटा राकेश, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तेरी बीवी शीतल मुझसे दिन भर। माँ प्लीज, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। ये क्या बात हुई माँ? ये घर तो हम सबका है ना। और अगर शीतल की तबीयत खराब रहती है और आप घर के काम में उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी तो उसमें आपका क्या बुरा हो जाएगा? राकेश इतना कहकर वहां से चला जाता है। शीतल कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वो मुस्कुराती है। शालिनी रोते हुए चुपचाप किचन में खाना बनाने चली जाती है। वहीं मन ही मन में सोचती है, आज अगर तेरे पिता इस दुनिया में होते तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं होता। उधर रागिनी अपने पति और बेटे के साथ हॉल में बैठी है। तभी नीलम वहां आकर, माँ जी देखिए, मैंने शादी से पहले एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आज उस कंपनी से मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मैं कल से जॉब पर जाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता। चुपचाप घर में रहो और घर का काम संभालो। लेकिन माँ जी, मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा अगर मैं घर में ही बैठी रहूंगी? मुझे जॉब करने दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना कि हमारे घर ये सब नहीं होता, मतलब नहीं होता। अब इस पर दोबारा बहस मत करना। अरे रागिनी, अगर बहू जॉब करना चाहती है तो करने दो उसे। आप चुप रहिए जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मेरी बहू जॉब करे। बात खत्म। नीलम, जब माँ नहीं चाहती तो रहने दो ना। और वैसे भी मैंने एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। बहुत जल्द मेरा ट्रांसफर हो सकता है। नीलम गुस्से में चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इस तरह तीनों घर की अलग अलग परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय कामिनी अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी हुई है। तभी उसका बेटा निखिल चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बहुत खुश होते हुए घर के अंदर आता है और अपनी माँ के पास बैठते हुए, माँ, मेरा ऑफिस में प्रमोशन हो गया है और साथ ही मेरा ट्रांसफर एक बहुत ही बड़े और अच्छे शहर में हो गया है। हमारी कंपनी ने मुझे वहां रहने के लिए एक बड़ा घर भी दिया है। अरे वाह निखिल, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। रुक, मैं अभी अपनी दोनों सहेलियों को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ। कामिनी तुरंत अपना फोन उठाती है और रागिनी और शालिनी को वीडियो कॉल मिलाकर कॉन्फ्रेंस पर डाल देती है। दोनों सहेलियां तुरंत कॉल उठा लेती हैं। अरे कामिनी, आज अचानक दोपहर में कैसे फोन किया? सब खैरियत तो है ना? हाँ रागिनी, सब बहुत बढ़िया है। मैं तो तुम दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए फोन कर रही हूँ। मेरे बेटे निखिल का प्रमोशन हो गया है और उसका इंदौर में ट्रांसफर हो गया है। अब हम सब वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। वैसे मेरे बेटे की भी जॉब भी इंदौर में लगी है, हम भी वहीं शिफ्ट होंगे। यार ये तो कमाल का इत्तेफाक है, मेरे बेटे का ट्रांसफर भी इंदौर में ही हुआ है। चलो अच्छा है कि शहर में मिलना जुलना तो होता ही रहेगा कम से कम। वैसे कामिनी, तेरी बहू सेजल कैसी है? अरे रागिनी, मैं क्या बताऊं, मेरी बहू सेजल इतनी अच्छी है कि पूरे घर का सारा काम खुद ही संभाल लेती है। मेरा तो वो अपनी सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती है। मुझे तो लगता है कि बहू के रूप में मुझे मेरी सगी बेटी मिल गई है।
कॉल पर कामिनी की बातें सुनकर शालिनी मन ही मन। कामिनी अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही है। मेरी बहू भी तो किसी से कम नहीं है। भले ही वो मुझसे सारा काम करवाती है, पर अपनी सहेलियों के सामने मैं कम क्यों बनूं? हाँ कामिनी, मेरी बहू शीतल भी बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वो तो मुझे बिल्कुल अपनी सगी माँ जैसा समझती है और घर में मेरा पूरा आदर करती है। मेरी बहू नीलम भी बहुत अच्छी है। वो भी हर वक्त बस मम्मी जी करते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और मेरी हर बात मानती है। तीनों सहेलियां बहुत खुश होते हुए फोन काट देती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों परिवार इत्तेफाक से नए शहर में एक ही मोहल्ले में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। तीनों सहेलियां एक दूसरे की पड़ोसी बनकर उससे मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर कामिनी एक नए घर के लिविंग रूम में तीनों सहेलियां बैठी हुई हैं और नाश्ता कर रही हैं। रागिनी, तुम्हारी बहू नीलम आज तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आई? अरे कामिनी, नीलम घर के कुछ कामों में ज्यादा बिजी थी। हाँ कामिनी, मेरी बहू शीतल भी आज सुबह से बाजार गई हुई थी। तभी सेजल किचन से बाहर आती है। उसके हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट्स हैं। वो बहुत ही आदर से रागिनी और शालिनी के सामने नाश्ता रखती है और मुस्कुराकर उनके पैर छूती है। चाची जी प्रणाम। आप लोग नाश्ता कीजिए, अगर कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं किचन में ही हूँ। सेजल नाश्ता रखकर चली जाती है। अरे वाह कामिनी, तेरी बहू तो सचमुच बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। कितने प्यार से बात करती है। हाँ रागिनी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो मेरा जरा सा भी कष्ट नहीं देख पाती। हाँ कामिनी, तेरी बहू अच्छी है, लेकिन हमारी बहुएं भी बहुत अच्छी है। वो भी हमारी ऐसी ही सेवा करती है। तीनों सहेलियां थोड़ी देर और बातें करती हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। अगले दिन शाम तीनों सहेलियां बाजार में सब्जी खरीदने के लिए एक साथ आई हैं। वो सब्जी लेते हुए आपस में अपनी अपनी बहुओं की तारीफ के पुल बांध रही हैं। कल रात मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था, तो बहू ने बिना कहे गरम तेल की मालिश कर दी। सच में बहुत सेवा करती है मेरी बहू। हाँ कामिनी, मेरी बहू नीलम भी कल मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाई और मुझसे कहा कि माँ जी आप बस आराम करो। अरे मेरी बहू शीतल तो रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे पैर छूती है और मेरे लिए बेड टी लेकर आती है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। तीनों सहेलियों की बात सुनकर वहीं पास में खड़ी पड़ोसने आपस में कानाफूसी करते हुए, अरे कविता, देख रही हो इन तीनों नई पड़ोसनों को? जब देखो तब अपनी बहुओं की तारीफ ही करती रहती हैं। क्या सचमुच आज के जमाने में ऐसी बहुएं होती हैं? हाँ कौशल्य बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये तीनों अभी अभी हमारे मोहल्ले में नई नई आई है ना, इसलिए अपनी बहुओं की बढ़ाई कर रही है। हम खुद ही चलकर देख लेंगे। कामिनी, रागिनी और शालिनी अपनी सब्जी लेकर अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। उसी रात को कौशल्या और कविता दोनों मिलकर कामिनी के घर उनसे मिलने और जान पहचान बढ़ाने के लिए आती हैं। जब वो घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि कामिनी सोफे पर बैठी है और उसकी बहू सेजल नीचे बैठकर बहुत ही प्यार से अपनी सास के पैर दबा रही है। अरे राम राम कामिनी जी, क्या हो गया आपको? आपके पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द है क्या? आओ बहन, आओ बहन। बस शाम को बाजार में थोड़ा ज्यादा पैदल चल रही थी ना, तो पैरों में हल्की सी थकान और दर्द था, इसलिए बहू मान ही नहीं रही थी, जबरदस्ती पैर दबाने बैठ गई। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए किचन से चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेटा सेजल, तू सुबह से बहुत काम करके थक गई है। तू यहीं बैठ और इनसे बात कर। मैं किचन में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। कामिनी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चाय बनाकर सभी के लिए लाती है और सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं। तब कौशल्या, भाई कामिनी जी, तुम दोनों सास बहू की जोड़ी तो सचमुच बहुत ही लाजवाब है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हो। कौशल्य बहन, अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो घर स्वर्ग कभी नहीं बन पाएगा। वाह कामिनी जी, आपकी सोच तो बहुत ही ऊंची है। चलो, आपका चाय नाश्ता बहुत बढ़िया था। अब हम आपकी बाकी दोनों नए पड़ोसनों से भी मिलकर आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। वो दोनों भी मेरी बचपन की सहेलियां हैं, उनके घर भी जरूर होकर आइए। कौशल्या और कविता कामिनी के घर से निकलकर सीधे शालिनी के घर पहुंचती हैं। जैसे वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचती हैं, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। शालिनी जमीन पर बैठकर रोते हुए पोछा लगा रही है और उसकी बहू शीतल सोफे पर बैठकर आराम से कॉफी पीते हुए अपनी सास पर चिल्ला रही होती है। माँ जी, जब आप पोछा लगाती है तो थोड़ा अच्छे से और रगड़ कर लगाया करो ना। ये सोफे के नीचे कितनी धूल छूटी हुई है, ठीक से लगाओ पोछा। कौशल्या और कविता दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख लेती हैं और फिर गला खंगारते हुए घर के अंदर आती हैं। उन्हें देखकर शीतल तुरंत अपने तेवर बदल लेती है और शालिनी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। अरे शालिनी जी, हम आपकी नई पड़ोसन हैं, आपसे मिलने आए हैं। आइए आइए बैठिए। बहू जरा चाय नाश्ता बना कर लिया।
माँ जी मुझे हुकूमत दीजिए, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप खुद बना लीजिए। वैसे भी मुझे पार्लर जाना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शीतल पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर पार्लर के लिए निकल जाती है। शालिनी सोफे पर बैठ जाती है और उसके आंसू बहने लगते। ये देखकर कविता, शालिनी जी कैसी बहू है तुम्हारी, ये तो तुमसे इस उम्र में भी नौकरानी की तरह पोछा लगवा रही है और खुद तुम पर हुक्म चला रही है। क्या करूं कविता बहन, मेरा घर ना टूटे और ना मेरा बेटा राकेश अपने वैवाहिक जिंदगी में परेशान ना हो, इसलिए मुझे ये सब चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद कौशल्या और कविता रागिनी के घर पहुंचती हैं। वहां भी दरवाजा थोड़ा खुला होता है। वो अंदर देखती हैं कि रागिनी अपनी बहू नीलम पर चिल्ला रही है। अरे नीलम, ये क्या बदतमीजी है, तुम ये जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? चलो अभी अंदर जाओ और साड़ी पहनकर घूंघट डालो। माँ जी, आज के जमाने में कौन भला साड़ी पहनकर और घूंघट डालकर बाहर घूमता है? हमारे घर के संस्कार और नियम यही है। नीलम गुस्से में अंदर जाती है और एक भारी साड़ी पहनकर सिर पर लंबा घूंघट डालकर बाहर आती है। तब राकेश, ठीक है माँ, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई ना, अब तो मैं अपनी पत्नी को लेकर बाहर जा सकता हूँ ना? हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, शाम को बाहर होटल का खाना मत खाना। हमारे घर की बहुएं घर के सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाती हैं। नीलम रोते हुए घूंघट संभाले बाहर निकलती है। तभी दरवाजे पर कौशल्या और कविता खड़ी मिलती हैं। नीलम उन्हें बिना देखे रोते हुए बाहर निकल जाती है। रागिनी उन दोनों को देखकर, अरे बहन, आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर आकर बैठिए ना। हाँ रागिनी जी, हम तो बस सोचा कि नई पड़ोसनों से मिलकर आते हैं, अब आपकी बाकी दोनों सहेलियों कामनी और शालिनी से भी मिलकर ही आ रहे हैं। अच्छा, आप उन दोनों से भी मिलकर आई हैं? हम तीनों तो बचपन की सहेलियां हैं। वैसे मेरी बहू की बातें सुनकर आप लोग बुरा मत मानना, आज की बहुओं को थोड़ा दबाकर और कंट्रोल में रखना पड़ता है, और आजकल की बहुएं जरा सी छूट मिलते ही हवा में उड़ने लगती है। जी रागिनी जी, हमने देख लिया, चलिए अब शाम काफी हो गई है, हम अपने घर चलते हैं, फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे। कौशल्या और कविता रागिनी के घर से बाहर गली में आती हैं और आपस में चर्चा करने लगती हैं। देखा कविता बहन, इन तीनों सहेलियों के घरों का हाल, वो कामिनी और उसकी बहू के बीच कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है और प्यार है, और दूसरी तरफ वो शालिनी जिसकी बहू ने उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लिया है, और तीसरी रागिनी तो अपनी बहू को ही पैरों की जूती और गुलाम समझकर उस पर अत्याचार कर रही है। हाँ कौशल्या बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक जगह सास पीड़ित है, दूसरी जगह बहू पीड़ित है, और सिर्फ कामिनी के घर में ही असली सुख और शांति है। दोनों पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती हैं। समय तेजी से बीत रहा है। कामिनी के घर में हर दिन खुशियां और हंसी मजाक का माहौल रहता है। शालिनी के घर में शीतल का अत्याचार बढ़ता जाता है और रागिनी के घर में नीलम का दम घुटने लगता है, जहां रागिनी उसे हर छोटी बात पर टोकती है। ऐसी एक दिन मोहल्ले में एक मंदिर में एक बड़ी धार्मिक कथा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहां मोहल्ले की सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। कामिनी, रागिनी और शालिनी तीनों एक साथ आगे बैठती हैं। तभी कौशल्या उनके पास आती है। अरे कामिनी जी, रागिनी जी, शालिनी जी, आप तीनों तो पुराने लोग हो और बहुत अच्छा गाती हो, चलो आगे आओ और भजन गाना शुरू करो। तीनों सहेलियां मुस्कुराते हुए आगे मंच पर बैठ जाती हैं और भजन गाने में मगन हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के कोने में तीनों बहुएं सेजल, शीतल और नीलम एक साथ खड़ी होकर बातें करते हुए। हेलो शीतल, हेलो नीलम, तुम दोनों कैसी हो? नीलम, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं, सेजल मैं शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन अब मेरी सास ने मुझे घर की चारदीवारी में कैद कर लिया है। उन्होंने मुझे जॉब करने से मना कर दिया है। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। अरे नीलम, तू कितनी सीधी है। मुझे तो मेरी सास से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी सास से घर का पूरा काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े सब वही करती है, मैं तो बस आराम करती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब ये हुआ कि नीलम की सास उसे ज्यादा दबा कर रखती है और उस पर अत्याचार करती है, और दूसरी तरफ ये शीतल अपनी सास को दबा कर रखती है और उससे नौकरानी की तरह काम करवाती है। दोनों ही घरों में बहुत गलत हो रहा है। थोड़ी देर में भजन खत्म हो जाता है। कामिनी, रागिनी और शालिनी तीनों अपनी अपनी बहुओं को देखकर अपनी बहुओं की खूब तारीफ करती हैं, फिर घर वापस आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीतल की कुछ सहेलियां उससे मिलने घर आती हैं। वो सब हॉल में सोफे पर बैठी हैं। शीतल शालिनी पर चिल्लाती है, हे बुढ़िया, जल्दी जल्दी अंदर से मेरे मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ। शालिनी अंदर जाती है और कांपते हाथों से चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है।
अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर जाती है। सारे कांच के महंगे कप टूट जाते हैं। शीतल गुस्से में लाल होते हुए उठकर शालिनी को थप्पड़ मारते हुए, शर्म नहीं आती बुढ़िया तुझे? ये क्या घटिया हरकत है तेरी? मेरा इतना महंगा चाय का सेट तोड़ दिया। अरे शीतल, ये कौन है यार? तूने इन्हें थप्पड़ क्यों मार दिया? अरे यार, ये हमारे घर की नौकरानी है, वैसे भी ढंग से कोई काम नहीं करती है, हमेशा नुकसान करती रहती है। बहू, ये तू क्या कह रही है? चुप रह बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप अंदर अपने कमरे में जा। शालिनी रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। शीतल अपनी सहेलियों के साथ फिर से हंसने खेलने लगती है। शालिनी कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए अपने आप से, आज तक तो बात सिर्फ काम करवाने की थी, जिसे मैं अपने बेटे की खुशी के लिए सह लेती थी, लेकिन आज बात मेरे आत्मसम्मान और जमीर पर आ गई है। इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। उसी दिन रात के अंधेरे में शालिनी एक छोटा सा थैला लेकर चुपचाप घर छोड़ देती है और सड़क पर निकल जाती है। ठीक उसी समय कामिनी और उसकी बहू सेजल अपने घर की छत पर टहल रही थी। तभी सेजल की नजर नीचे सड़क पर जाती है। अरे माँ जी, देखिए ना, वो नीचे सड़क पर रात के अंधेरे में शालिनी आंटी अकेले अपना थैला लेकर कहाँ जा रही है? अरे हाँ, ये तो शालिनी ही है। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? चल सेजल, हम जल्दी नीचे चलते हैं। कामिनी और सेजल तुरंत दौड़कर नीचे सड़क पर आती हैं और शालिनी को रोककर अपने घर लाती हैं। शालिनी उन्हें पूरी बात बताती है। यह सुनकर कामिनी, कोई बात नहीं शालिनी, तू आज से यहीं मेरे घर पर रहेगी, और हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ है। तू यहीं आराम कर। शालिनी वहां रुक जाती है। अब अगले दिन सुबह रागिनी के घर नीलम हॉल में आकर रागिनी से, माँ जी, मैंने सोच लिया है कि मैं कल से अपनी जॉब पर जाऊंगी। मैं घर में कैद होकर नहीं रह सकती। नीलम, मैंने तुझे एक बार मना किया था ना कि हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी। माँ जी, कैसी अजीब बात है। इस घर में आने के बाद ना तो मैं अपनी मर्जी से हंस सकती हूँ, ना ही मैं अपनी मर्जी से अपने पति के साथ कहीं बाहर घूम सकती हूँ, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ। दिन भर इस घर में अकेली बोर होती रहती हूँ और अब जॉब भी नहीं कर सकती। ये हमारा घर है नीलम, और हमारे घर में तुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी होगी। हमारे नियम नहीं बदलेंगे। नीलम गुस्से में अंदर अपने कमरे में आकर सूरज से, सूरज, तुम अपनी माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? तुम चुपचाप तमाशा क्यों देखते रहते हो? नीलम, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें क्या कहूँ? वो घर में जो भी कहती हैं तुम वैसा ही कर लो ना, बात को आगे मत बढ़ाओ। बहुत हो गया सूरज, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। जाना चाहती हो तो सोच लो। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। नीलम अपना सूटकेस पैक करती है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी समय कामिनी के घर के बाहर उसकी बहू सेजल झाड़ू लगा रही थी। वो नीलम को सूटकेस लेकर आते देखती है और उसे रोकती है। अरे नीलम, रुको रुको, तुम सुबह सुबह ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बात हो गई है? सेजल, मेरी सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना नौकरी करने देती है, ना चैन से जीने देती है। मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी शोर सुनकर कामिनी भी अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे नीलम बेटा, रो मत, चलो पहले तुम हमारे घर के अंदर चलो। कामिनी और सेजल नीलम को अपने घर के अंदर ले जाती हैं। जैसे ही नीलम हॉल में बैठती है, वो सामने शालिनी आंटी को बैठा देखकर हैरान हो जाती है। अरे शालिनी आंटी, आप यहाँ कामिनी आंटी के घर पर क्या कर रही हैं? नीलम, पहले तुम अपनी पूरी कहानी बताओ। शालिनी अपनी कहानी बाद में बताएगी। नीलम रोते हुए अपनी सास रागिनी के कड़े नियमों और अत्याचार की पूरी कहानी सुना देती है। नीलम बेटा, तुम यहीं रहो। तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पति और सास को अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद तुम्हें यहाँ सम्मान के साथ लेने आएंगे। तुम दोनों यहीं रुको। नीलम भी वहीं रुक जाती है। अब अगले दिन सुबह सेजल किचन में अपनी सास से, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं आज खाने के लिए सबके लिए पिज्जा बना लूँ। मुझे पिज्जा बनाना बहुत अच्छा आता है। हाँ बेटा, तू अपने नए जमाने की डिश पिज्जा बना ले। मैं तो पुराने जमाने के गर्मा गर्म पकौड़े बना लेती हूँ। दोनों का स्वाद मिल जाएगा। नीलम और शालिनी किचन के बाहर खड़ी होकर कामिनी और सेजल का ये आपसी तालमेल देखकर आपस में बातें करते हुए, आंटी देखिए ना, इन दोनों सास बहू में कितना अच्छा तालमेल है। हाँ बेटा, इसलिए तो इनका घर जन्नत से कम नहीं है। काश हमारे घर में भी ऐसा माहौल होता। उधर राकेश शीतल से, शीतल, सुबह के 9 बज गए हैं। मेरी माँ कहाँ गई है? सुबह से घर में दिखाई नहीं दे रही हैं।
मुझे क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ गई है। वैसे भी बुढ़िया को कोई छोटा सा काम कह दो तो उन्हें तुरंत बुरा लग जाता है। जाने कहाँ मुंह काला करने चली गई होगी। राकेश शीतल को थप्पड़ मारता है। शीतल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं हमेशा सोचता था कि तुम दोनों आपस में मिलकर सब सुलझा लोगे, लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये भगवान, अब मैं अपनी माँ को कहाँ ढूंढूं? राकेश तुरंत यहाँ वहां अपने रिश्तेदारों को फोन लगाता है, लेकिन शालिनी का कहीं कोई पता नहीं चलता। वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे राकेश, तुम इतना क्यों परेशान होते हो? वो कहीं नहीं जाएगी, 2 दिन में घूमकर अपने घर वापस ही आ जाएगी। भगवान करे कि माँ सुरक्षित हो और जल्दी मिल जाए। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम। शीतल चढ़कर किचन में जाती है और खाना बनाते हुए अपने आप से, हे भगवान, इस किचन में तो कितनी भयंकर गर्मी है। कम से कम वो बूढ़ी घर में थी तो वो सारा काम चुपचाप कर देती थी। मुझे तो ये गर्मी मार ही डालेगी। उधर रागिनी के घर उसकी सगी बहन उससे मिलने आई है, दोनों हॉल में बैठी बातें करते हुए। अरे रागिनी, तेरी बहू नीलम कहाँ गई है? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बहन, वो अपने मायके गई है। रागिनी किचन में जाकर अकेले सारा काम करती है और खाना बनाकर मेहमानों को खिलाती है। मेहमानों के जाने के बाद वो बर्तन मांजती है और घर की साफ सफाई और पूरा काम करती है। रात के समय रागिनी बिस्तर पर लेटी है और उसके पैर बहुत तेज दुख रहे हैं। उसे देखकर विजय, अरे जब बहू घर पर थी तो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। बिना कहे मेरे पैर दबा देती थी, सर दबा देती थी, कितनी चिंता करती थी। आज बहू घर में नहीं है तो सचमुच पूरा घर सूना और काटने को दौड़ रहा है। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। इधर रागिनी को अपनी बहू की कमी महसूस होने लगती है तो उधर शीतल को अपनी सास की कमी। वहीं कामिनी के घर में शालिनी और नीलम बहुत चैन से मिलजुल कर रह रही हैं। एक दिन अचानक शीतल की तबीयत घर पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे लगातार चक्कर आते हैं, उल्टियां होती हैं और वो बेहोश हो जाती है। राकेश तुरंत डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर शीतल की जांच करता है और फिर, देखिए राकेश जी, आपकी पत्नी शीतल प्रेग्नेंट है, मगर इनकी घबराहट और कमजोरी बहुत ज्यादा है। इस समय यदि आपके घर में कोई महिला हो तो वो इनको अच्छे से सेवा करके इन्हें ठीक कर सकती है। इस नाजुक समय में बुजुर्ग महिला का घर में रहना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग महिला तो मेरी माँ है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। तो उन्हें जल्दी घर ले आइए। इस समय शीतल को उनकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर चला जाता है, शीतल बेड पर लेटी हुई उल्टी और घबराहट से तड़पते हुए। काश इस समय मेरी सास मेरे साथ होती तो मुझे अच्छी तरह समझती। उन्हें पता होता कि इस हालत में मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी रोते हुए कामिनी के घर आती है और सोफे पर बैठकर बातें करते हुए, कामिनी, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। मैं अपनी बहू नीलम को बहुत परेशान करती थी, उसे दबा कर रखती थी। अंत में मेरी बहू तंग आकर घर छोड़कर चली गई। वो अपने मायके में नहीं है, कहीं उसका आता पता नहीं चल रहा है। अगर वो मुझे कहीं मिलती है तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती और उसे सम्मान के साथ घर वापस ले जाती। अच्छा रागिनी, अगर ऐसी बात है तो तेरी बहू नीलम कहीं और नहीं बल्कि मेरे ही घर में सुरक्षित है। क्या नीलम यहाँ है? तभी नीलम किचन से चाय का कप लेकर बाहर आती है। हाँ माँ जी, मैं यहीं हूँ, काम्या आंटी के घर पर। बेटा नीलम, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जो करना चाहती है कर, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। बस मेरे साथ घर चल। माँ जी आप प्लीज रोइए मत, मैं आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। रागिनी नीलम को गले लगा लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। उधर राकेश उदास होकर पार्क में अकेला खड़ा होता है। तभी कामिनी का बेटा निखिल वहां आता है। अरे राकेश भाई, क्या बात है यार, तू आजकल रोज इस पार्क में अकेला और उदास खड़ा दिखाई देता है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं निखिल भाई, मेरी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई हैं और शीतल की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से बहुत खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों है? तू अभी मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। निखिल राकेश को अपने घर ले जाता है। तभी किचन से शालिनी चाय लेकर बाहर आती है। राकेश अपनी माँ को देखकर हैरान होते हुए, माँ आप यहाँ हो? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ राकेश, मैं यहीं हूँ। शीतल ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती। माँ मैं मानता हूँ शीतल ने गलती की थी, मगर इस वक्त वो प्रेग्नेंट है, उसे आपकी बहुत जरूरत है। तू उसकी गलती का जवाब अपनी गलती से मत दे। वो इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही है, तुझे जाना चाहिए। शालिनी भावुक हो जाती है और राकेश के साथ अपने घर वापस पहुंचती है। शीतल अपनी सास को देखते ही रोते हुए उनके पैर पकड़कर,
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू रो मत। आज से तू बस आराम करना, घर का सारा काम और तेरी सेवा मैं खुद करूंगी। तू बस मेरे पोते का ख्याल रखना। शीतल और शालिनी रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज कामिनी का जन्मदिन है। शाम को कामिनी के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है। हॉल के बीच में एक बड़ा केक रखा है। तीनों सहेलियां एक साथ खड़ी होकर मुस्कुराते हुए केक काटती हैं और एक दूसरे को केक खिलाती हैं। आज मेरा जन्मदिन सचमुच सफल हो गया है, क्योंकि मेरी दोनों सहेलियों के घर फिर से स्वर्ग बन गए हैं। इसी तरह इस कहानी का सुखद अंत होता है और हमें यह समझ आता है कि रिश्तों में तालमेल बने रहने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।